ऑस्ट्रेलिया ने आज पाकिस्तान को उसकी औकात याद दिला दी है तो ये कहना गलत नहीं होगा। जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया ने टी20 सीरीज का स्टार्ट किया और जिस तरह से आखिरी टी20 में पाकिस्तानी टीम को पिछाड़ा, उसके बारे में डिस्कस करेंगे अपनी इस वीडियो में। जी हाँ गाइस, आप देख रहे हैं MFUA ऑफिशियल और बढ़ते अपनी वीडियो की तरफ। गाइस, ये जब टी20 टीम का ऐलान हुआ था और उसमें फखर जमान नहीं थे और खास तौर पे जब वनडे सीरीज के बाद सैम अयूब भी इस टीम में इंक्लूड नहीं किए गए, तो तब ये इंकशाफ कर दिए गए थे कि पाकिस्तान के जो स्टार्टिंग के 4 से 5 प्लेयर है वो एक ही तरह से खेलते हैं। और ये शिकायत तब भी थी जब फखर जमान खेलते थे वन डाउन आकर या चौथे नंबर पे। लेकिन अफसोस की बात है कि जिस तरह से पाकिस्तानी टीम की सिलेक्शन की गई थी टी20 सीरीज के लिए, वो देख के ही पता चलता है कि पाकिस्तान मेंटली तौर पे प्रिपेयर ही नहीं था। ना ही उसको आइडिया था कि ऑस्ट्रेलियन विकेटों पे किन खिलाड़ियों को ले जाना चाहिए, किन खिलाड़ियों को नहीं, या कौन से खिलाड़ी ऐसे जो टी20 में कारगर साबित हो सकते हैं, कौन से खिलाड़ी ऐसे जो टी20 के लिए बने ही नहीं है। इसकी सबसे बड़ी मिसाल जो है सलमान अली आगा की है। सलमान अली आगा ने टेस्ट क्रिकेट में बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। उनकी जो बैटिंग स्टाइल है वो टेस्ट क्रिकेट से ही रिलेटेड बना हुआ है। लेकिन टी20 में जिस बंदे का डेब्यू भी नहीं हो, आपने उसको टेस्ट क्रिकेट की परफॉर्मेंस के बेस पे वाइस कप्तान बनाया। आपने ना ही उसको वाइस कप्तान बनाया, बल्कि एक तरह से आपने उसको इस इम्तिहान में डाल दिया कि उसको शायद ये डाउट हो रहा होगा कि क्या मैं टेस्ट टीम में खेलूंगा पाकिस्तान की टीम में कि नहीं खेलूंगा। दूसरी चीज, साहिबजादा फरहान, जितनी भी परफॉर्मेंसेज हो, इन दी एंड आपको इंटरनेशनल क्रिकेट में आगे परफॉर्म करना पड़ता है। जिस तरह से वो हाफ शॉट मारते हुए पुल शॉट के ऊपर, बाउंसर्स के ऊपर आउट हुए, मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तानी टीम में ये बरकरार रह पाएंगे। पाकिस्तानी टीम के अंदर रिजवान और बाबर आजम के अलावा सारे खिलाड़ी अग्रेसिव होने चाहिए। देखें, ओपनिंग आप बाबर आजम से करवा ले। इस पूरी सीरीज के अंदर, ऑस्ट्रेलियन सीरीज के अंदर, मुझे नहीं लगता आप बाबर आजम को किस तरह से देखते, लेकिन मेरे हिसाब से पूरी सीरीज के अंदर, चाहे ओडीआई हो चाहे वो टी20 है, बाबर आजम ने सक्सेसफुली खेला है टीम के लिए। वो किस तरह से, अगर आप देखा जाए, फर्स्ट ओडीआई में बाबर आजम ने 30 कुछ रन बनाए थे। हालांकि रिजवान ने भी उस मैच में 40-45 रन बनाए, लेकिन बाबर आजम वो वाहिद प्लेयर थे फर्स्ट ओडीआई के अंदर जिसने बकायदा कंफर्टेबल होकर शॉट्स लगाई थी और वो जाके फिर जैम्पा की बॉल पे बॉल्ड हुए। वरना तो बाबर आजम जिस तरह से उस मैच में खेल रहे थे, लग ही नहीं रहा था कि विकेट में कुछ मसला है। वरना जिस तरह से दूसरे खिलाड़ियों ने खेला वो आपके सामने है। 60 के 70 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग की थी सबने। इसी तरह से जब सेकंड ओडीआई में खेला तो बाबर आजम का आपको पता है कि सैम अयूब ने और अब्दुल्ला शफीक ने इतनी अच्छी ओपनिंग दी थी कि बाबर आजम आए जरूर थे, लेकिन वो नॉट आउट गए थे, छक्का मार के मैच जितवाया था। तीसरे ओडीआई में भी बाबर आजम की लेट बैटिंग आती है और उस मैच के अंदर भी बाबर आजम 28 रन बनाते और नॉट आउट जाते, चौका मार के मैच जितवाते। मतलब 3 ओडीआई के अंदर बाबर आजम जो है 2 ओडीआई के अंदर नॉट आउट जाते हैं। तो इसमें आप ये नहीं बोल सकते कि बाबर आजम ने बड़ी इनिंग्स क्यों नहीं खेली, क्योंकि मैंने देखा है काफी स्पोर्ट्स चैनल बाबर आजम की सीरीज के अंदर रन दिखा रहे हैं, लेकिन वो ये नहीं देख रहे कि यार 3 में से 2 ओडीआई में तो बाबर आजम नॉट आउट गया। और जिस तरह से बाबर आजम खेल रहा था ओडीआई के अंदर, लग ही नहीं रहा था कोई आउट कर पाए, चाहे वो पहली इनिंग्स क्यों ना हो। तो मेरे ख्याल से अगर बाबर आजम खेल जाते दूसरा या तीसरा ओडीआई, फर्स्ट बैटिंग आ जाती पाकिस्तान की, टारगेट थोड़ा बड़ा होता तो बाबर आजम आपको वहां सेंचुरी मारते हुए भी दिखाई देते। इसी तरह से अगर 3 मैचों की टी20 सीरीज की बात की जाए तो फर्स्ट टी20 में आपको पता है 7 ओवर्स का गेम होगा। 7 ओवर्स के गेम में आप कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, खासतौर पे क्लासिकल बैट्समैन बाबर आजम की तरफ से। लेकिन बाबर आजम ने भी 2 बॉलों पे 3 रन बना के आउट हो गए। उस बंदे ने कोशिश की, हिट लगी, कोई बात नहीं, आउट हो गया बाउंड्री पे। लेकिन उस मैच में भी आप देखे सबने लप्पे मारे, लप्पे के अलावा कुछ भी नहीं किया। सेकंड टी20 की बात करते तो सेकंड टी20 जो था वो बाबर और रिजवान का मैच था। जिस तरह से बाबर और रिजवान ने इंडिया के खिलाफ भी 10 विकेटों से मैच जितवाया था 150 प्लस रन चेस करके, इस तरह से बाबर आजम रिजवान चाहते तो इस मैच में भी कुछ कर सकते थे। लेकिन इस मैच में मैं बाबर आजम की क्यों कसूरवार नहीं कहता, क्योंकि यार बाबर आजम ने एक टांग वाली बॉल को चिप किया, नहीं लगी कोई बात नहीं, फील्डर तक कैरी होगी, लेकिन बाबर आजम स्ट्रगल करते हुए नजर नहीं आए। इसी तरह से अगर आप रिजवान देखें, रिजवान ने जिस तरह से 26-27 बॉलों पे शायद 15-16 रन बनाया। पाकिस्तान को 147 रन चेस करने थे उस मैच के अंदर। 10 बॉलों का फर्क जो था वो तो रिजवान ने बढ़ा दिया। और अगर उस्मान खान की बैटिंग देखी जाए या इरफान खान नियाजी की बैटिंग देखी जाए तो उन दोनों ने एंड तक मैच बना दिया था, लेकिन एक बैड प्लानिंग की वजह से पाकिस्तान वो मैच एंड तक रहते हुए भी हार गया। इसी तरह से अगर थर्ड टी20 की बात करें तो आज जब तक बाबर आजम क्रीज पे मौजूद थे तब तक लग रहा था कि पाकिस्तान टीम 170-180 बना लेगी, लेकिन फिर बाबर आजम की विकेट गिरती है और पूरी टीम बिखर जाती है। पावर प्ले के अंदर जब साहिबजादा फरहान आउट होते हैं और हसीबुल्लाह बैटिंग के लिए आते तो बाबर आजम को स्ट्राइक ही नहीं मिल रहा था। हसीबुल्लाह ने रन जरूर बनाए 24-25, लेकिन वो जो थे उनके शॉट्स ही, उनकी टाइमिंग ही नहीं हो रही थी। He was trying to hit, वो बॉल को हिट करना चाहता था लेकिन उससे हिट ही नहीं हो रही थी। बाबर आजम को कम से कम स्ट्राइक मिला, उसके बावजूद भी बाबर आजम ने 12 बॉलों पे 24 रन बनाए।
पावर प्ले के अंदर। तो कहने की बात यह कि बाबर आजम पावर प्ले के अंदर 6 ओवर में 55 या 58 रन, 12.3 ओवर्स में पाकिस्तान के 91 रन होते और 5वीं विकेट वहां पे जाके बाबर आजम की गिरती है। बाबर आजम छक्का मारने की कोशिश में एडम जैम्पा को बॉल यॉर्क बन जाती है। फुल टॉस या ओवर पिच बनाने के चक्कर में बॉल ऐसी पड़ती है कि बल्ले के नीचे से यॉर्क बनते हुए बोल्ड हो जाते हैं बाबर आजम। बस बाबर आजम के आउट होने की देर होती है, फिर लाइन लग जाती है। एक चीज मुझे समझ में नहीं आती कि पाकिस्तान की प्लानिंग क्या है। देखें, शायद ज्यादा फरहान ठीक है, चांस बनता था, चांस मिल गया, परफॉर्म नहीं हुआ। मुझे लगता है सैम अय्यूब को वापस आना चाहिए, ठीक है। उस्मान खान एटलीस्ट इंटेंट दिखा रहा था, शॉट्स मार रहा था, नहीं लगे, अच्छा कैच हो गया, बाउंड्री पे आउट हो गया। लेकिन यार 9 बॉलों पे 1 रन बना के गया वो बंदा। सलमान अली आगा 9 बॉलों पे 1 रन बना के गया, पूरा ओवर ही मेडिन खेल गया। यार आप खुद बताएं कि बाबर आजम के ऊपर प्रेशर आना ही था ना, बाबर आजम के स्कोर्स करने ही थे। बाबर आजम के ऊपर प्रेशर ही आपके सलमान अली आगा ने डाला। यार उस बंदे से प्लेस नहीं हो रही थी सिंगल के लिए, क्योंकि वो T20 का प्लेयर ही नहीं है ना। वी नीड टू अंडरस्टैंड कि कोई T20 का प्लेयर है कि नहीं है। उसके बाद हम चीखते कि भाई शादाब खान अच्छा था बॉलिंग बैटिंग। भाई शादाब खान भी नहीं है T20 के लिए आपके लिए। आपके पास बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शन है डोमेस्टिक में। यार आपने जानदाद को खिलाया, जानदाद एक प्रॉपर ऑलराउंडर है, आपने जानदाद के ऊपर भेज दिया अब्बास अफरीदी को। मतलब आप उस बंदे का कॉन्फिडेंस वैसे ही लूज कर दे रहे हैं। आप जानदाद को पहले भेज देते, जब विकेटें गिर रही थी ना, आप जानदाद को ऊपर भेज देते। वहां आके अगर वो बंदा 2-3 छक्के लगा देता तो कुछ ना कुछ मैच में हो सकता था। तो खैर कहने की बात यह कि बाबर आजम आउट होते हैं 91 पे, 13वां ओवर चल रहा होता है। उसके बाद लग रहा था कि पाकिस्तान 170-80 पे जाएगा, लेकिन बाबर आजम की विकेट गिरती है, लाइन लग जाती है। एंड में आगे शाहीन अफरीदी 16 रन बनाते हैं, जानदाद 5 रन बनाते हैं। इसी तरह से पाकिस्तान के बॉलर 3-3, 4-4 बॉलें खेल के 0-0 रन बना के आउट होते हैं और पाकिस्तानी टीम 117 रन पे ऑल आउट हो जाती है। 118 रन के टारगेट में मेरा नहीं ख्याल पाकिस्तान तवक्का कर रहा था कि कुछ होगा। फिर भी स्टार्टिंग में शाहीन 1 विकेट ले जाते हैं, जानदाद 1 विकेट ले जाते हैं, लेकिन उसके बाद स्टॉइनस का बल्ला चलता है और स्टॉइनस जो है एक तूफानी बारी खेलता है और छक्के पे छक्का लगाता है पाकिस्तानी बॉलर्स को। लेकिन मेरे ख्याल में डिस्कशन का मरकज होना ही नहीं चाहिए पाकिस्तान की बॉलिंग। पूरे इस सीरीज के अंदर पाकिस्तानी टीम की बॉलिंग ने ही मैच बनाए रखा, चाहे वो सेकंड T20 हो, चाहे वो ODI सीरीज हो, पहला मैच हो, दूसरा मैच हो, तीसरा मैच हो, इनक्रेडिबल पाकिस्तान की बॉलिंग रही। लेकिन सेकंड T20 की अगर बात करें, वहां शाहीन और नसीम शाह ने जितने रन दिए 8 ओवर में, अपने बाकी की पूरी टीम ने 12 ओवर में भी उतने रन नहीं दिए थे। तो अगर बॉलिंग की बात की जाए तो शाहीन अफरीदी बिल्कुल भी T20 में मुझे कारगर नजर नहीं आ रहे। मुझे नहीं लगता कि शाहीन अफरीदी का T20 में क्या फ्यूचर है। सेम है नसीम शाह के पास भी मुझे कोई वैरायटी नजर नहीं आ रही T20 में। अब्बास अफरीदी ने अच्छी वैरायटी का मुजाहरा किया, हारिस रऊफ ने अच्छी बॉलिंग की, तो पाकिस्तान T20 सीरीज के अंदर बना रहा, वरना T20 सीरीज के अंदर पाकिस्तान के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता। खैर आप कैसा देखते हैं पाकिस्तानी टीम को? पाकिस्तानी टीम में तब्दीलियां होनी चाहिए कि नहीं? मेरे ख्याल से पाकिस्तानी टीम में रिजवान और बाबर आजम को रखना चाहिए, उसके बाद सैम अय्यूब और फखर जमान की इंक्लूजन होनी चाहिए, फिर उस्मान खान को भी मौका मिलना चाहिए। सलमान अली आगा की जगह नहीं बनती भाई। सलमान अली आगा की जगह इरफान खान न्याजी को खिलाएं आप, फिर एक ऑलराउंडर खिला दें, चाहे वो आपके पास आमिर जमाल हो या जानदाद खान हो। आप एक स्पिनर खिलाएं जिस तरह से आपने खिलाया सुफियान को, और आप 3 बॉलर खिला सकते हैं। तो मैंने कोशिश करी अपने एंड से कि क्या क्या पाकिस्तान के वीक पॉइंट है जो डिस्कस किए जाए, क्योंकि होता यही है कि सीरीज हारती है, बाबर आजम के ऊपर इल्जाम आता है। पूरा बाबर आजम ने बैटिंग करी वो आप लोगों के सामने। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।